स्वागत है एक बार आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का पार्ट नंबर 6 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसको घुमाने में हमको कितना वर्क कार्य करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पे बात आती है वैद्युत द्विध्रुव की, तो इसके बारे में आपको हमने बहुत बार बताया है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि जब दो आवेशों को Q और Q जिनकी प्रकृति अलग होती है, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, इनके बीच अल्प दूरी हो, अल्प दूरी क्या हम लोग मानते हैं 2L मानते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या आप इस तरह कह सकते हैं कि जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पे रखा जाता है, अल्प दूरी पे रखा जाता है, तो जो बना निकाय है वो कहलाता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने लेसन नंबर 1 में जो हमारा एक वीडियो पड़ा है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के बारे में बताया गया है। 10-15 मिनट की वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो उसमें आप बताइएगा कि आपको बताया गया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका सिंबल होता है P। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक आवेश ले लेते हैं और उनके बीच की दूरी का गुणा कर देते हैं, तो P बराबर हो जाता है Q × 2L। यही हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इतनी सारी बातें थी हमारे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, और हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है, किया गया वर्क कितना होता है, तो उसके बारे में हम एक डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग उस डेरिवेशन को करते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र समझना पड़ेगा। ये जो आपके लाइंस हैं जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये लाइंस जो दिखाई पड़ रही हैं पीले पीले से, ये आपकी हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र की लाइन। किसकी लाइन है? एक समान वैद्युत क्षेत्र की लाइन है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आ गई इतना? और जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये देख पा रहे हैं, ये जो पीला भाग दिखाई पड़ रहा है ए से लेके बी तक, यही आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ ए पे देखेंगे तो इस पर कितना आवेश है, +Q आवेश है, और आप बी पे देखेंगे तो कितना आवेश है, -Q आवेश है, और बीच की दूरी कितनी इसकी है 2L। देख पा रहे हैं कितनी है, 2L है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, जिसके बीच की दूरी कितनी है 2L है, और +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। और इसको हमने थीटा एंगल पे घुमा के रख दिया है, जो आप थीटा यहाँ पे देख पा रहे हैं। सॉरी, 1 मिनट के लिए, ये जो आप थीटा देख पा रहे हैं इसी एंगल पे रखा गया है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो +Q और -Q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है और थीटा एंगल पर ही रखा गया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तो यहाँ पर भी आवेश है और यहाँ पर भी आवेश है। अब बात ये हो गई आवेश की। आवेश का मतलब हो गया कि जब किसी आवेश को आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। तो यहाँ पर +Q पर भी एक बल लगेगा और -Q पर भी एक बल लगेगा। पहले दोनों के डायरेक्शन की बात कर लें हम। आपको हमने हमेशा बताया है कि जब आवेश प्लस का होता है तो जो उसका डायरेक्शन होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, वो वैद्युत क्षेत्र के ही दिशा में होता है। तो यहाँ पे +Q था, इसलिए इसका डायरेक्शन इसी की दिशा में हो रहा है। इसका डायरेक्शन क्या है, ई की दिशा में हो रहा है। और यहाँ पे माइनस आवेश है, इसलिए इसका डायरेक्शन इसके क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका तीर इधर बना है
और इसका तीर इधर बन रहा है। क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ पे प्लस का चार्ज, यहाँ पे किसका है, माइनस का चार्ज है। डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पे बल समान ही लगेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, उन दोनों का आवेश बराबर है, यानी क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है। लेकिन फर्क इतना है कि दोनों बल विपरीत लग रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर लगाए गए बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब आप कहेंगे ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये फार्मूला चैप्टर नंबर 1 में इसका डेरिवेशन दिया गया था कि जब भी किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने पर उस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं, कि वह इलेक्ट्रिक डाइपोल घूमने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। वो घूमने की प्रवृत्ति आ जाती है, वो राउंड लगा सकता है, चक्कर लगा सकता है, घूम सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। और ये होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। इस सूत्र को हमने चैप्टर नंबर 1 में बताया था और इसका डेरिवेशन भी है। चैप्टर नंबर 1 में आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा टाउ के बारे में, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर लगाए गए बल युग्म का आघूर्ण क्या हो गया, टाउ बराबर पी साइन थीटा हो गया। इस बल युग्म की प्रवृत्ति क्या होती है कि वैद्युत द्विध्रुव को घूर्ण कराकर वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने की होती है। कहने का मतलब आपका ये है कि जो इसकी प्रकृति होती है, प्रकृति में समझ पा रहे हैं आप, ये क्या करता है कि जो इसका प्रकृति है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया, जब इस पर बल लगेगा तो यही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने का प्रयत्न करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसके समांतर करने का प्रयत्न करता है। तो ये होता है आपका टाउ। इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले इस तरह था, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक यही प्रवृत्ति रखती है किसकी, टाउ बराबर पी साइन थीटा की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि टाउ उस पर बल लग रहा है, अगर हम इस फिगर में देखें और इसको थीटा कोण घुमा दें, थीटा कोण ना बल्कि हम लोग डी थीटा कोण घुमाते हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा, माने हल्का सा कोण अगर हम घुमा दे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब बताइए, अगर हम विस्थापन डी थीटा कर रहे हैं, हल्का सा कर रहे हैं, तो हमको कार्य भी हल्का सा करना पड़ेगा। इसलिए हमने कार्य को लिख दिया डी डब्लू, यानी डेल्टा डब्लू, मतलब कि वर्क भी क्या है, बहुत ही छोटा हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, डी थीटा हो गया। और बल कितना लग रहा है, बल कौन सा लग रहा है, जो उसको विस्थापित कर रहा है, तो कहोगे आप टाउ। क्या कहोगे, टाउ। तो डी डब्लू बराबर टाउ गुणे डी थीटा। और टाउ का मान अभी आया था पी साइन थीटा की, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो डी डब्लू बराबर टाउ इंटू डी थीटा हो गया। और टाउ जो आप ये देख पा रहे हैं, टाउ का मान हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं पी साइन थीटा। जो आप ये देख रहे हैं पी साइन थीटा, यही है टाउ का मान, और ये है डी थीटा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पे एक लिमिट दे दिया गया। लिमिट आप पढ़ेंगे मैथ में, लिमिट होती है कि θ1 से θ2, और आपको हमने चीज़ बताई भी है बहुत सारे डेरिवेशन में। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और इंटीग्रेशन उसका करते हैं, इंटीग्रेशन माने समाकलन करते हैं, उसके भी कुछ रूल्स आपको बताए गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा पूरा वर्क हो रहा है, θ1 से θ2 कोण घुमा रहे हैं, तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा W। और यहाँ से θ1 से θ2 ले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जाएगा θ1 नीचे, ऊपर क्या जाएगा θ2, और पी साइन थीटा जो था उसी तरह हम इस पे यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पी साइन थीटा उसी तरह से यहाँ पे रख दिया गया है। अब आप ये बताइए कि परिवर्तन किस में हो रहा था, आप कहोगे सर डी थीटा में। जिसके साथ डी लगा हो वो परिवर्तन को दर्शाता है, अर्थात थीटा वाले फलन में परिवर्तन हो रहा है। तो आप कहोगे सर थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, लेकिन पीई में कोई थीटा नहीं है, अर्थात पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, अचर राशि हो जाएगी, नियत वैल्यू हो जाएगी। इसलिए हम पी को बाहर कर देते हैं, पी क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब पी जब बाहर हो जाएगा तो पी इंटीग्रेशन θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। तो आप एक फार्मूला याद करिएगा कि
साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा। कितना होता है बच्चों, माइनस का कॉस थीटा। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, या आप मैथ के जो स्टूडेंट हैं वो अपना समझ जाएंगे कि साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, उनको मैथ में चीज़ सिखाई जाएगी अच्छे से, उस पर सवाल दिया जाएगा। फर्क पड़ता है बायोलॉजी के स्टूडेंट को, बायोलॉजी के स्टूडेंट को इतनी घबराने की बात नहीं है क्योंकि ज़्यादा फार्मूले आते नहीं हैं। तो आप इतना जानिए कि साइन थीटा का जब समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो माइनस कॉस थीटा बनता है। और अगर साइन थीटे का हम अवकलन करें, साइन थीटा का क्या करें, हम अवकलन करें तो कास थीटा होता है। तो इतनी बातें आप जानिएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं कि साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। और लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2। तो लिमिट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 रख दिया गया है, थीटा 1 से थीटा 2। अब लिमिट का मान रखते हैं। लिमिट का मान कैसे रखेंगे, ये पहले माइनस को हम बाहर कर रहे हैं तो माइनस यहाँ पे आ गया। इसके बाद थीटा 2 का मान रखेंगे तो कास थीटा 2, थीटा 1 का मान रखेंगे कास थीटा 1, और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इस बात को हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है जहाँ भी लिमिट आई है। लिमिट आई थी आपके विभव वाले चैप्टर में। इस चैप्टर के पार्ट 2 या 1 में आपको बताया गया होगा कैसे लिमिट रखते हैं, उसमें आपको हमने विस्तृत बताया था। लिमिट रखना बता देते एक बार। जैसे मान लेते हैं x, यहाँ पे लिमिट इसकी है 2 से 4 तक, तो पहले 4 रखेंगे, इसी जगह पे 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2, और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और वही बात यहाँ भी हुई है, हमने माइनस को बाहर कर दिया था तो बचा कास थीटा। पहले थीटा 2 का मान रखेंगे कास थीटा 2, फिर थीटा 1 का मान रखेंगे कास थीटा 1, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम माइनस से मल्टीपल कर दें, माइनस से इसमें गुणा कर दें, तो ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। पुनः देख लेते हैं, जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी प्लस की, ये क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो प्लस की जब ये हो जाएगी, इसको लिख देंगे कास थीटा 1, और फिर ए माइनस कॉस थीटा 2। आप गुणा करके भी देख लीजिएगा कि जब इसमें आप मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा पी ई, माइनस गुणा करेंगे तो माइनस कास थीटा 1, और फिर यहाँ पे गुणा अगर आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, नहीं थीटा 2 रहेगा, ये माइनस कास थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कास थीटा 1। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे तो हो जाएगा कास थीटा 1 आगे पीछे लिख रहे हैं, और माइनस कॉस थीटा 2 लिख देंगे। देख पा रहे हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा कि W बराबर पी ई कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। बात समझ में आ गई। अब अगर हम थीटा 1 को क्या मान लें, 0 मान लें, और थीटा 2 को मान लें थीटा। क्या कर रहे हैं, थीटा 1 को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब ये बताइए कास थीटा 1, अगर कास थीटा 1 ये 0 हो गया तो कास 0 का मान कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला बनेगा, और यही फार्मूला आपका हो जाता है। एक बार आप लोग देखिएगा, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है यहाँ पे W बराबर पी ई कास 0 माइनस कास थीटा, और कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो हमारा फार्मूला जो बन के आता है W बराबर पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप घुमाते हैं तो किया गया कार्य कितना आपका आएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका आंसर आ जाता है। और आपको हमने बताया था कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइबर, अगर नए बच्चे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पूरा का पूरा फिजिक्स धीरे धीरे हम इसी पे पढ़ा देंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जो आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, सबको बताइएगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप आगे पढ़िएगा। और एक चीज़, जब भी आप पढ़िएगा तो साथ में पेन और कापी लेके बैठिएगा, रफ वगैरह, ताकि आप जो भी पढ़ाया जाए उसको अपने साथ करते जाइएगा। आप वीडियो को डाउनलोड करके आप यूज कर के हर एक चीज़ को अच्छे समझिएगा, क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, तो यहाँ पे थोड़ा समझना आपको पड़ेगा, खुद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऑफलाइन बैच होता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई भी बच्चे को कोई भी लाइन नहीं समझ में आती है, कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी गणनाएँ समझ में नहीं आती हैं तो उसको तुरंत बता दिया जाता है।
लेकिन ऑनलाइन क्लास में होता है कि बच्चे सामने नहीं रहते हैं, इसीलिए वो लोग थोड़ा पढ़ने में भी हिचकिचाते हैं। तो आप मेहनत करिएगा, जो बच्चे मेहनती हैं वो बहुत मेहनत करिएगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम उसी टाइम पे होगा, अप्रैल में ही होगा, अप्रैल में सॉरी जिस टाइम पे हो रहा था फरवरी में ही होगा आप लोगों का एग्ज़ाम। तो आप लोगों के पास समय कम है। स्कूल कब खुलेंगे कोई पता नहीं है, कि अगस्त तक खुलेंगे कि जुलाई में खुलेंगे। तब तक आप अपने घर पे रह के प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा देंगे। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इस महीने के लास्ट तक चैप्टर नंबर 4 भी शायद कवर हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ी तबीयत में सुधार हो रहा है, तो हम वीडियो डेली बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।